नमस्कार, मैं हूं पुनीत मल्होत्रा और आप सभी का चंबा हलचल में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हर्ष महाजन जी। आज हम इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जो चंबा को लेकर जो सवाल हैं वो पूछेंगे। सर, आपका चंबा हलचल में स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उससे क्यों अपने आप को अलग कर लिया सर? नहीं, एक्टिव तो हूँ मैं, और मैं अभी प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ पार्टी का। पीछे तो चेयरमैन भी था जब पार्टी पावर में थी। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ और सफल रहता हूँ कि चंबा के लोगों का, चंबा के भाई बहनों का जितना उनके काम हो वो मैं करने में प्रयास करता हूँ और काफ़ी हद तक सफल रहता हूँ, जो जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है। जी जी जी। तो वो उसमें है। बाकी तो जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो कितना आगे ले जाएं जी चंबा को। सर, पर 2007 से जब से आप चंबा से आप गए हैं, हाँ, उसके बाद से लेके 6 इलेक्शंस हो चुके हैं और 6 बार जो है कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। हाँ, हाँ। तो आपके जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस का जो जो बेस था वो कमज़ोर हुआ है? अभी जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो तो कांग्रेस से ही गए जी जी। और जीत गए। हाँ जी। तो पिछली दफ़ा हार गए थे 2 दफ़ा। जी पर ये उस प्रति तो नहीं है मेरा इशारा, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि शायद पार्टी व्यक्तिगत जाने से थोड़ी वीक हुई है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी जी बाकी मैंने तो जितने साल रहा, मैं जी 15 साल रहा मैं रेगुलर, जी आप लोगों के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से। जी तो मैंने तो सारे कदम उठाए जिससे चंबा को मैं जी आगे ले गया। पर ये सही बात है कि उसके बाद चंबा के विकास में, गति में बहुत कमी आई। जी। आप जैसे आपने बात की कि कांग्रेस से भाजपा में आए पवन नैयर जी, तो पवन नैयर जी ने तो भाजपा से टिकट ले ली, परंतु उसमें जो कांग्रेस का वोट बैंक था हाँ जी। वो भी टूटा। हाँ, बिल्कुल। वो भी काफ़ी टूटा। व्यक्तिगत वोट बैंक तो हर आदमी का होता है। जी 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 रिश्तेदारी, कोई पिछली यारी दोस्ती, जी और ये काउंट करती है। अब जैसे कोई भी इलेक्शन लड़ेगा जी तो व्यक्तिगत वोट बैंक तो उसका होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पूर्व सीएम हमारे वीरभद्र सिंह जी हैं, जी वो हिमाचल में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हैं, जी क्योंकि उनके कुछ हजार लोग जी वो राजा साहब का इशारा ही देखते हैं ये कहाँ को जाएं। जी इसी तरह जो हम छोटे लीडर हैं जी या और छोटे यहाँ लीडर हैं, जी वो भी देखते हैं कि उनका व्यक्तिगत व्यवहार, उनका व्यक्तिगत रिश्ते नाते, दोस्ती यारी बरादरी, जी तो उस हिसाब से तो चलती है। जी जी। सर, मैं काफ़ी छोटे होते से आपको मैं कवर कर रहा हूँ। आपके जब आप इलेक्शन लड़ते थे तब भी मैं कवर करता था। तो उस वक्त मुझे ये महसूस होता था कि जो कांग्रेस है वो एकजुट है, इकट्ठी है, उसके जो संगठन जो उसके साथ चलते थे वो एक्टिव हैं। परंतु आज जो मैं देखता हूँ कि कांग्रेस में जैसे NSUI है या आपका सेवा दल है या महिला कांग्रेस है, वो एक्टिव नज़र नहीं आती। तो उसके पीछे आपको लगता नहीं कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? क्योंकि चंबा में ऐसा देखिए, इलेक्शन कोई भी पार्टी लड़े तो अगर उसका जो प्रचार का ढांचा, मतलब कि उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन या उनकी पार्टी के जो पूरा नुमाइंदे हैं और जो उनका चाल चलन है या ढलन है, अगर वो ठीक नहीं होगा या उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कमज़ोरी होगी जी तो बिल्कुल वो इफ़ेक्ट इंडिविजुअल को करेगी, जी पार्टी को करेगी। जी सर। और ये आपकी बात ठीक है कि हम थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वीक हुए, जी तभी तो पार्टी हारी। जी जी तो इसीलिए इसमें गुटबंदी के कारण पीछे, जी अब तो कोई गुटबंदी नहीं है, पीछे गुटबंदी के कारण कुछ हमारे आप समझिए ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस के कारण जी पार्टी को नुकसान हुआ है। जी।
सर जैसे अभी पीछे कुलदीप पठानिया जी जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, अभी नीरज नियर जी हैं, तो अभी तक भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट की जो है बॉडी नहीं बनी है, अनाउंस नहीं हुई है, और ऐसी एक्चुअली और इलेक्शन सर पे है, और आप नहीं, हाँ जी जी बॉडी कभी भंग नहीं होती जी। अगर प्रधान चेंज हुआ तो बॉडी तो वही है जी जब तक वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, अगर कोई करना चाहे तब जी। अदरवाइज बॉडी कभी भंग नहीं होती। जैसे अभी पीसीसी के प्रधान चेंज हुए जी सुक्खू जी के जगह राठौर जी बने, जी तो कुछ उसमें एडिशन हुई है जी सब्सट्रैक्शन कोई नहीं हुई, जी। मतलब माइनस पॉइंट कोई नहीं गया जी वो टाइम पे बदलती रहती हैं बॉडियाँ। कोई लोग आते हैं कभी जो आगे चले जाते हैं, कोई पीछे रह जाते हैं, कोई यूथ में रह गए, कोई एनएचयूआई में, कोई पार्टी के ढांचे में जी लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधान बदला तो बॉडी भी बदल गई। जी वो जब ओवरऑल पिक्चर ली जाएगी कभी जी तब उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन तब होगी। जी जी। सर चंबा के विकास को लेकर कई बार बातें उठी हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उठी कि चंबा जो है वो पिछड़े ज़िलों में है, तो क्या कारण आप समझते हैं कि चंबा जो है पिछड़ा है? देखिए, एक तो चंबा सबसे दूर दरार का इलाका है जी। फिर ट्राइबल एरिया बहुत है, जैसे पांगी, भरमौर, चुरा, तीसा, सब कैडर बहुत है। तभी तो हमने सब कैडर प्लान बनाते थे राज साहब के टाइम पे। तो उस इलाके से दूर दरार होने के इलाके से रोड कनेक्टिविटी बहुत कम थी, स्कूल बहुत कम थे, कॉलेज तो एक ही होता था चंबा वाला जी, और जितना हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव विस्तार होना चाहिए था नहीं था जी। तो सबसे बड़ी खामी ये थी कि जिसकी वजह से ये चंबा कोई अभी नहीं कि अभी बैकवर्ड हुआ है। जैसे सुबह भी मैं तो कंफ्यूजन में था जी। कि जब 450 डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान के घोषित किए बैकवर्ड में से, तो सिरमौर और चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का उसमें था जी। तो वो तो पूरे हिंदुस्तान का एक सर्वे किया था जिसमें हिमाचल में 2 पाए थे जी। हमारे से भी बदतर हालत कई और प्रशांतों की प्रदेशों की हो सकती जिसमें है, लेकिन मुख्य रूप पे यहाँ दूर दरार होने के कारण आपको पता है ये लास्ट बाउंड्री है हिमाचल जी, की। जी, जी। इसके बाद J&K शुरू है। शिमला से यहाँ आना तो 12 घंटे तो कार में ही लग जाते हैं, 16 घंटे बस में लगते हैं। तो उस चीज़ से देखो चंबा कल्चरली बहुत रिच है जी, ऐतिहासिक तौर पे बहुत रिच है, इसका इतिहास बहुत रिच है, इसका कल्चर बहुत रिच है, लेकिन ये जो हमारे गांव के इलाके थे, अगर चंबा से आप 1 घंटा भी ऊपर जमुआर चले जाओ और उस इलाके में चले जाओ, जैसे मैं जाता था तो वहाँ तो रोड नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, स्कूल नहीं थे। आस्ते आस्ते तरक्की हो रही है जी, लेकिन अभी भी पीछे है जी। अभी भी हिमाचल में से पिछले डिस्ट्रिक्टों में से है ये जी। तभी तो बैकवर्ड एरिया सब प्लान चलती थी, या BRGF आता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या बैकवर्ड होने के नाते हमारे को कई सुविधाएं मिली जी, उसका फ़ायदा भी हुआ जी। सर्व शिक्षा अभियान चला, या फिर हमने PTA लगाए, पैरा टीचर लगाए। राजा वीरभद्र सिंह जी जब CM थे तो अब सारे एक एक कॉलेज उनके हाथ से खुला हुआ है, चाहे भरमौर का, सलूनी का, तीसा का, जैसे मर्जी। तब तो लोग बोलते जी 2 स्टूडेंट आए और तब भी कॉलेज खोल दिया। आज उन्हीं कॉलेजेस में 200 300 स्ट्रेंथ हो गई है। सर पर उनका एक जो आपका भाजपा का ये आरोप है कि जब स्कूल खुले या कॉलेजेस खुले स्टाफ नहीं था, तो कई बंद करने पड़े। जी, आपको ये सारा हमारे डाटा में मिलेगा गवर्नमेंट के जी, कि जितनी रिक्रूटमेंट पिछले 5 साल में वीरभद्र सिंह के टाइम हुई, पिछले 5 साल में जी, वो शायद रिक्रूटमेंट ना हिमाचल में कभी हुई ना कभी होगी जी। 75,000 आदमी सरकारी नौकरी पे लगा, और मैं तो खुद बैंक का चेयरमैन था जी। 1,000 आदमी तो मेरे बैंक में ही लगा जी, जो कभी, वो भी एक रिकॉर्ड है। और हज़ारों में 16,000 आदमी इसमें लगे एजुकेशन में, और अलग अलग महकमों में, हर महकमे में भर्ती हुई। और मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं मिनिस्टर था जी, या मैं 15 साल जब चंबा का नुमाइंदगी करता रहा, तो रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट से की मैंने
जी। चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री में थी, हाउसिंग बोर्ड में थी, फिशरीज में थी, पैरा टीचर थे, पैट थे, असिस्टेंट टीचर थे, या कुछ किया, वो अब उसकी गति कम हुई है जब से कांग्रेस सरकार गई है। जी। लोगों का डेमोक्रेसी है, जो फैसला हो तो सिर माथे पे है। और ये जो 1.5 साल हुआ है अभी, इसमें से तो कोई ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा कोई खास इंटरव्यू भी हुआ हो। कहाँ हमने पिछले 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट की और कहाँ आज का ज़माना। अब ये कोई समझ ही नहीं आ रही है कि भाई ये सरकार क्या सोच रही है। अभी तक तो अफसरी राज चला हुआ है जी। जो अभी प्रेजेंट विधायक हैं यहाँ के एमएलए, वो ये आरोप लगाते हैं या मीडिया के आगे आते हैं, ये बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम में ना इतनी सड़कें बनी जितना कि अभी जो 1.5 साल में जो काम हुआ। ऐसे तो 1.5 साल में तो डीपीआर ही नहीं बनती जी। ये जो डीपीआर जो आज की रोड्स हैं, जी जी, वो भी पवन नैयर जी एमएलए हैं, वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट करा रहे हैं वो, पर वो उसको देखने में भी टाइम लगेगा जी। अभी तो जो डीपीआर कांग्रेस के टाइम पे जो टेंडरिंग प्रोसेस में थी जी, या जो हमने स्टार्ट की थी, अभी तो वही पूरी हो रही हैं जी। तो अपना अपना ढंग होता है बोलने का, बाकी लोगों को सब पता है ये किसने कराया या कौन कराता है। सर, लोकसभा चुनावों का समय है सर, तो और प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया, तो क्या आपको लगता है कि 2014 में जैसे मोदी लहर थी, क्या 2019 में भी मोदी लहर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। जो तो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं और जो इस प्रचार के जो ये, क्योंकि देखिए जितना पैसा भाजपा लगा रही है प्रचार में, टीवी चैनलों में, अलग अलग जो पूरे नेशनलाइज चैनल जो नेशनल लेवल के चैनल हैं जी, जो अब अंबानी ने जैसे CNN 18 खरीद लिया सारा, उनके पता नहीं कितने चैनल हैं, जी वाले चैनल हैं, ऐसे ऐसे बहुत चैनल हैं जो अब भाजपा का ही प्रचार कर रहे हैं जी। लेकिन जो कोई काम करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो दलित है, चाहे वो अपर कास्ट का है, चाहे वो OBC है, चाहे बिजनेसमैन है, उसको असली पता है कि मेरे को कितना धक्का लगा इस बारी जी। वो धक्का जो उजागर इंसान है उसको पता लगा है कि मेरे को कितना धक्का इस बारी। वो कभी मोदी सरकार को वोट नहीं देगा। अब ये मोदी की लहर होती तो 3 हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड तो गोवा बैठे, राजस्थान भी हार गए, मध्य प्रदेश भी हार गए, छत्तीसगढ़ भी हार गए, तो उनके पास वो नारा भी अब नहीं है जी कि भाई मैं हिंदी हार्टलैंड का हमारा एक गढ़ है, वो गढ़ तो सारा खो बैठे। जी जी। तो सर जैसे मोदी लहर की बात हो रही है कि ये है कि उनका पैसे के थ्रू बहुत प्रचार है, पर सर अगर मोदी लहर नहीं है तो महागठबंधन की क्या आवश्यकता है? बड़ी सभी पार्टियां इकट्ठी होगी जो एक दूसरे के राइवल्स होते थे, उसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? नहीं, राइवल्स तो अपने अपने असूलत के हिसाब से जो स्टेट लेवल की पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज ना जी। जैसे ममता जी अपने वहाँ पिछले कई सालों से स्ट्रांग है, 15 साल तो हो गए मेरे ख्याल, 20 साल होने वाले हैं। बीजू जनता दल वहाँ DMK या AIDMK या वो नायडू जी हैं जी, चाहे वो TRS है। अब एक बात तो उन पार्टियों में जब भी आप इंटरव्यू देखेंगे वो मोदी जी के तो बिल्कुल इस सरकार के अगेंस्ट है सारे जी, है ना जी। अब वो अगर बढ़ चढ़ के MPs किसी पार्टी के आएंगे डेफिनेटली ये मेरा मानना है कि रीजनल पार्टीज जो हैं वो दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्गर हो रही हैं जी। उसका ये मतलब है कि सेंटर वीक हो रहा है जी, है ना। नेशनलिस्ट पार्टी तो 3-4 ही हैं बिल्कुल, है ना, जैसे CPM होगी, कांग्रेस होगी, BJP होगी या 1-2 और पार्टियां जी। बाकी तो अब तो बोलबाला रीजनल पार्टीज का ही है जी। जम्मू कश्मीर से लेके साउथ इंडिया तक। साउथ इंडिया में तो ना मोदी जी हैं, कहीं नजर ही नहीं है जी। पिछले ना लोकसभा में आए ना अभी आए जी। और साउथ इंडिया में चंक ऑफ वो है। और इनकम्बेंसी फैक्टर महाराष्ट्र जैसी जहाँ इनकी सरकार है जी, या ऐसी गुजरात जैसी है, गुजरात में तो पिछली इलेक्शन में भी 10 सीटों का फर्क रह गया जी। नहीं तो ये तो गुजरात भी लूज कर गए थे जी। वो भी अगर ये हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस ना करते एंड में जाके और ये ना जाते तो क्या नज़र आना था। पर इस बारी ये
रीजनल पार्टीज को इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि ये तो मतलब जो डेवलपमेंट का इशू है तो भूल गया, मोदी जी भूल गए हैं वो डेवलपमेंट का इशू। तो ये तो अब एक को दूसरे से लड़ा रहे हैं, एक समुदाय को दूसरे से लड़ा रहे हैं, या उसमें भी बंटवारा कर रहे हैं जी। तो दलित समाज अलग है, राष्ट्रवादी लोग अलग हैं। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए मेरा ख्याल गठबंधन का ज़माना अब है। ये कोई माने ना माने मजबूरी है सर। पर गठबंधन का जैसे मेन मिशन ही है कि जैसे अब मीडिया में आ रहा है कि सिर्फ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक ही मिशन है, मोदी हटाओ। नहीं जी, नहीं, उनका ये नहीं। उनकी जो मोदी की पॉलिसीज़ हैं जी, वो कोई भी रीजनल पार्टी अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जी। असल में बात यह है कि जो इन्होंने वादे किए थे और जो भेदभाव इन्होंने किया, और एक खौफ का माहौल, ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, ये रेड, वो रेड, ये वो मतलब वो क्या है, क्या मतलब क्या हिटलर की चाल चलेंगे? सर जैसे अभी पीछे हुआ था मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी के उधर छापा पड़ा था, करोड़ों रुपए निकला था, तो उसके पीछे क्या सोचते हैं आपकी, क्या साजिश हो सकती है, क्या हो सकता है? साजिश तो है ही है कि इनके वहाँ तो किसी के ऊपर रेड पड़ता ही नहीं कभी भी। ये तो इनके तो अपने ही दिन रात अरबोपति की रिटर्नें भर रहे हैं अब। जो कुछ भी नहीं थे, जो खाक में थे, आज वो पूरे आसमान पे हैं जी। तो ये तो सेंटर की एजेंसियां ऐसे यूज़ हो रही हैं, और सेंटर की जो इंडिपेंडेंट राष्ट्र की संस्थाएं थी जी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन था, या कोई ICCR था, या कल्चर का था, या कोई किसी वहाँ सारा, चाहे फिल्म इंस्टीट्यूट था जी, मतलब वहाँ तक भी इतना वो कर दिया इन्होंने, घुसपैठ कर दी अपने के, उन्होंने उनका जो इंडिपेंडेंट अस्तित्व था वही खतरे में पड़ गया। ये तो बड़े बड़े IAS अफसर, रिटायर्ड IAS अफसर, आर्मी चीफ्स, और ये सारे चिट्ठियाँ लिख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है जी। कि अनफॉर्चुनेटली बात ऐसी है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी इतनी गरीबी है कि ये मीडिया के और ये जो पैसे का जो भाव है वो बड़ा तगड़ा उसका रोल जी भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। जी। सर जो टीवी में बयान आते हैं, जैसे आजम खान जी का बयान आता है, या फिर वो जैसे अली और बजरंग बली जैसे बयान आते हैं, जैसे धर्म के नाम पे जो राजनीति की जा रही है, तो क्या लगता है आपको इससे क्या देखिए, एक ये हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसमें इतने धर्म एक शांतिपूर्व तरीके से रह रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, हमें तो मालूम ही नहीं था कौन सा जात का आदमी है, कौन से धर्म का आदमी है, कौन नहीं। और आज मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हमारा जो वोट लेके कुर्सी संभालने का क्या एक ही मुद्दा रह गया कि धर्म पे बांटो, जात पे बांटो, और इसी वजह से और जो देश का विकास है वो तो अब कहीं इसको सबको पीछे रखो। ये सबसे खतरनाक ये जो साबित होगा अगर इसी तरह से ये आर्मी को एक्सप्लॉइट करते रहे। आर्मी ने तो अपना काम करना, कोई भी सरकार आदेश देगी तो आर्मी तो करेगी, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई गठबंधन हो। तो उसके जी के आर्मी की एयर स्ट्राइक कर दी, इसलिए वो हो गया। तो वहाँ बाद में पता लगा वो पता नहीं स्ट्राइक तो कर दी, वहाँ सारा तथ्य तो कोई झूठ ही निकला, भी इतने मर गए उतने मर गए, तो वहाँ तो फिर कोई काउंटर ही नहीं हुआ। वो यार अगर स्ट्राइक करनी तो वैसे ही करते जैसे इंदिरा गांधी ने की थी जी, कि पाकिस्तान के 2 हिस्से करके एक बांग्लादेश बना दिया था, एक पाकिस्तान रह गया था। ये क्या वो आजकल अपने सारे पड़ोस के देश तो आपके खिलाफ कर लिया आपने जी। तो आप एक वो उसको जो जिसको भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस बड़े टेररिस्ट को यहाँ से छोड़ा था जी, आज वो इसी टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषित नहीं करवा सक रहे हैं जी। वो चाइना वीटो कर देता, वो ख़त्म हो जाता है। सर राहुल गांधी जी मतलब प्रचार प्रसार में बीच में अब प्रियंका गांधी जी भी अब आ गए बीच में, तो प्रियंका गांधी जी को लाने का क्या कांग्रेस का मकसद रहा है कि क्यों मतलब उनको भी अब, पहले तो वो थे नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में, बट अब वो पार्टिसिपेट पहले से
अपने भाई राहुल जी की और मदर सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का देख रेख वो ही करते थे जी शुरू से ही जी। मतलब पिछले 20 साल से वो कर रहे हैं। और यूपी में वो इसी दो खासकर 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसियों से बहुत अच्छी तरह उन्होंने निभाया और कभी कांग्रेस को वहाँ हार नहीं बनी मिली। जी। तो उसी चीज़ को देखते हुए जब गठबंधन में को भी देखते हुए जब यूपी के हालात देखे तो राहुल जी ने उनको भी रिक्वेस्ट करके कि भी आप आके यहाँ नेतृत्व करो कि हमारी पार्टी में नेता ज़्यादा है जी और गुटबंदी भी हो जाती है, सारी पार्टियों में होती जी है। जी जी यहाँ आप चाहे मोदी जी के होते हुए आप देख लो कि वहाँ भी इतनी बड़ी गुटबंदी होगी। एक तरफ जोशी अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी और वो यशवंत सिन्हा अरुण शौरी ये वो सब एक तरफ हो गए। इसी तरह हर पार्टी में कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, अंदरूनी मामले हैं पार्टियों के। लेकिन सोनिया जी के आने से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पीछे काफ़ी कांग्रेस को मात मिली पिछली इलेक्शन में जी। तो मेरे ख्याल इसीलिए अच्छी बात है कि प्रियंका जी को लाए और उससे मैं समझता हूँ कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशनली यूपी एक बहुत हमारा वीक स्टेट है उसमें मदद मिलेगी। सर राहुल गांधी जी 2 सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि अगर साउथ इंडिया से लड़ेंगे तो साउथ इंडिया से भी लड़ेंगे जी तो ऐसा होगा कि भाई जो साउथ इंडियंस जो अपने आप को दूसरी रीजनल पार्टी से नेशनलाइज्ड पार्टी तक पहुँच ही नहीं रहे हैं जी, तो उनको एक भरोसा होगा कि नहीं राहुल गांधी हमारा भी एमपी है, उससे केरला और आसपास की 3-4 स्टेटों में फ़र्क पड़ सकता है। जी जी। भाजपा ने जो है वो अगर वो दोबारा सत्ता में आती है तो धारा 370 जो है जम्मू से ख़त्म करने की बात कही है, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है कि क्या? मेरा स्टैंड यही है जी कि अभी तक तो इनका राज था जम्मू कश्मीर में जी, मुफ्ती पीडीपी के साथ ये सरकार बना के राज करते रहे जी। अब इलेक्शन नजर आई कि बुरी तरह हार होगी तो चलो ये जी कर दो जी। अब वहाँ इतनी बुरी हाल है कि इनको एक भी सीट नहीं आने वाली है जी। जेएंड के कश्मीर सेक्शन छोड़ो जम्मू में भी लाले पड़े हुए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा वादा करके हम ये कोई नया वादा नहीं है इनका जी 370 का, ये पीछे भी किया था इन्होंने पिछले इलेक्शन में जी। तो ये इनके भाई अब कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो इन्होंने पिछले वादे किए तो वो तो पूरे किए नहीं जी। मेरा नहीं ख्याल इस बार कोई करना कुछ होने वाला है। इन्हीं के एमएलए और एमपी बोल रहे हैं कि अगर ये सिटीजन बिल लाएंगे जी तो हम अपने आप को मोदी के घर के आगे जला देंगे जी, और 370 लाएंगे तो जो श्रीनगर कश्मीर वैली के लोग हैं जी और इनकी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे, हमारी लाश के ऊपर से होगा। और जो इनकी पीडीपी जो इनकी पार्टनर थी मुफ्ती मोहम्मद उसने खुद बयान दिया तो फिर तो हम तो दूसरी और जाने की भी सोचेंगे। तो ऐसे ही ये कोई बात औचित्य बनता नहीं। सर इस बीजेपी की सरकार के टाइम में एक माहौल है ऐसे माहौल बना हुआ है कि राष्ट्रवाद को ज़्यादा दिखाया जा रहा है, क्या ये वाकई है? राष्ट्रवाद तो कौन राष्ट्रवाद नहीं, हमसे ज़्यादा कौन होगा राष्ट्रवाद या औरों से क्या? राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी इशू करेगी मेरे को या आपको? उड़ी फिल्म बन गई, मोदी की फिल्म आ रही है, कई और मूवीज़ बन गई। मूवी से अगर वोट बनने लगे तो सारे एक्टर ही हीरो होते और सारे प्राइम मिनिस्टर होते। पर लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये इनके पास अब जितने मुद्दे थे ना जी, चाहे वो छोटे मुद्दे जो जनता को कंसर्न करते थे जी, वो तो सारे फेल हो गए। चाहे प्राइस राइज था, चाहे डीजल था, पेट्रोल के प्राइसेस थे, दाम एसेंशियल कमोडिटीज के थे, चाहे नौकरी का सवाल था, चाहे इन्होंने जीएसटी लगा के मार खाई या नोटबंदी के भी फेल होगी, जीएसटी भी फेल हो गया। सारा वो करने के बाद अब किसी को तो माइंड डाइवर्ट करना है ना जी, तो एक इन्होंने सोचा एक राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, उसी से भाई राष्ट्रवाद है तो क्या बीजेपी होगी और राष्ट्रवाद नहीं होगा तो बीजेपी बाकी सारे देशद्रोही हैं। तो ये कोई बात बनी नहीं और कोई भी सेंसेबल आदमी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम जो कितने राष्ट्रवाद हैं हमको इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना जी। हम तो भारतीय हैं रहेंगे और भारत वर्ष में ही
के प्रति सारी अपनी जान देने को, कुर्बान देने को तैयार है। सर यूपीए के टाइम में जो है कई स्कीम चली थी, मनरेगा वगैरह कुछ, तो उसके ऊपर भी मोदी जी ने सवाल उठाया कि वो योजना ठीक नहीं थी, कई ऐसी योजनाएं थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए बात ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धियाँ गिनाने को कुछ नहीं है जी। और जो हमारी चलाई हुई स्कीमें थी यूपीए के टाइम की, चाहे आज लोगों को मालूम है और मेरे को ये भी पता है कि हमारा प्रचार भी कुछ इस चीज़ में ढीला है जी। चाहे वो मनरेगा की स्कीम थी, सर्व शिक्षा अभियान था, ये स्मार्ट कार्ड बने हॉस्पिटलों के लिए और फ्री इलाज के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए अलग अलग स्कीमें थी, चाहे वो खाने की सब्सिडी थी, चाहे वो बिजली की सब्सिडी थी, चाहे हर किस्म के वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग स्कीमें चलाई थी। अब अफसोस इस बात का होता है कि किसान एक सबसे बड़ा एक समुदाय है हिंदुस्तान में, जो कोई भी प्रदेश, कोई भी गांव उनसे वंचित नहीं है जी। और किसान की हालत जो है वो बहुत बदतर हालत मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में है, चाहे महाराष्ट्र हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, हिमाचल हो, क्या पंजाब हो, सुसाइड्स हो रही हैं जी। और इनके लिए 5 साल होके ख़त्म हो गए, मोदी जी की अगली बारी आ गई इलेक्शन लड़ने की जी। और क्या इसके बारे में मोदी जी का क्या जवाब है? अब जाते जाते 2000 रुपया मैं लगा दूंगा, पता नहीं कितने महीनों में, 6000 साल का दे दूंगा। ये क्या बात हुई है? तो ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, इधर वैसे भी क्या बनेगा 17 रुपये रोज दे के जी। और जो कांग्रेस के टाइम की उपलब्धियाँ थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी प्रेसिडेंट थी हमारी उस टाइम की हैं, वो कांग्रेस को आज भी जिंदा गांव के लोग को रख रही हैं जी। इस पे हमारे जोर और ज़्यादा होना चाहिए। मैं समझता हूँ भी हमारे को अगर वही प्रचार हम अपना गिनाएं जी, या पिछली जैसे सरकारें थी हमारी तो वो ठीक है। हाँ, ये जो इन्होंने शुरू में मोदी जी ने एक करप्शन का इशू उठाया, ये भी करप्ट, वो भी करप्ट, वो भी करप्ट, अभी मेरे सिवाय सारे करप्ट है ना। और वो जब अदालत में केस चले तो कोई भी प्रूव नहीं हो पाया जी। चाहे वो 2G स्कैंडल था इतना बड़ा, इतने महीने अंदर रखे, उनको ये पकड़ो जी, उनको ये करो, तो वो एक भी वो कोर्ट ने बर्खास्त बरी कर दिया है ना। और चाहे वो ललित मोदी के इशू हुआ, व्यापक स्कैम का इशू हुआ, पीडीएस सिस्टम का इशू हुआ भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे, वो तो सारे अब इन्होंने दबा दबू के ख़त्म कर दिए। हाँ, एक इशू जो है रफाल डील वाला, वो ख़त्म नहीं कर सके जी। जो अभी रफाल डील हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका दोबारा उसको अपील को दर्ज करके जी। और उसको केस चला है, इसमें 100% फंसेंगे जी। जो मोदी सरकार अपने जहाज़, जब मोदी जी गए और अमरीन इकबाली को साथ लेके चले गए और वहाँ जाके उसको कहा इसके थ्रू करो डील, तो उसमें जहाज़ों का जो कीमत थी 10-10 गुना ज़्यादा बढ़ा के उसको खरीदे गए। तो वो करप्शन एक बहुत हाई लेवल की करप्शन। उसमें एक चीज़ थी जो वो खाली था, उसका रेट अलग था, जो उसमें मशीनरी सेट करके वो कुछ ऐसा था, कुछ वो इस तरह से हमने सुना है मीडिया में। ये कहते हैं कि भाई नहीं, खाली प्लेन तो कोई नहीं था, ये कहते हैं इन्होंने टेक्निकली कुछ और बढ़ाया। जी जी, है ना, जैसे आप 4G चला रहे हो तो 5G बढ़ा दूंगा मैं। जी जी जी, है ना। हाँ जी। उसमें वो जो प्राइसिंग जो थी उसकी जी, वो जब उसका ब्रेकडाउन था उसी में हेरा फेरी थी जी। तो जब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी संस्थाएं हैं जो इस डील में अंदर थी, जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो फिर ये अंबानी जी बीच में कहाँ से आ गए? उनको ना दे के और इनको फ़ायदा पहुँचाना और इनको टैक्स की भी माफ़ी दिलानी फ्रांस से, और फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर ये बोले कि ये तो आपके प्रधानमंत्री ने ही इनको बोला है कि भाई इनको दो, इनके थ्रू करो जी। तो वो मिडिल मैन कल्चर जो था वो दोबारा शुरू हो गया और उसमें इतनी बड़ी डीलों में जी, हज़ारों करोड़ों रुपए की, ये जितना ये चैनल खरीदे जा रहे हैं
और ये पब्लिसिटी का बेअंत पैसा आ रहा है जी। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा वही चैनलाइज हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन में कोई हो और इलेक्शनों के दौरान इस पे रेड डाल, उस पे रेड डाल, इस पे रेड डाल, 500 इनकम टैक्स ऑफिसर चले हुए हैं दूसरी पार्टियों के खिलाफ, ओरिजिनल पार्टीज के खिलाफ जी। तो इनका कुछ नहीं है। हमारे पास तो पार्टी के पास है ही नहीं एक पैसा लड़ने को जी। जो लड़ रही हैं 15,000 करोड़ से उनको कोई पूछने वाला नहीं। जी जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि भाई। सर इन लोकसभा चुनावों में आप क्या स्थिति देखते हैं कि कितनी सीटें जो हैं वो? देखिए जो कांगड़ा पार्लियामेंट्री जो जिसमें चंबा आता है हमारे ये कैंडिडेट है पवन काजल जी जो सेकंड टाइम एमएलए बने हैं कांगड़ा प्रॉपर से। ये बहुत साधारण परिवार से ऊंचे उठे हुए आदमी हैं, नौजवान हैं, बड़े फुर्तीले हैं जी और बड़े एनर्जेटिक हैं और अपने काम के लिए मशहूर हैं जी और ओबीसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कैंडिडेट जैसे अब शांता जी नहीं रहे जी तो ये पवन काजल जो है ये बेस्ट बेट है जी इस एरिया के लिए जी। और हमारी उम्मीद है कि मैं तो ये कहूँगा कि भाई चारों की 4 सीटें आनी चाहिए, लेकिन तब भी अगर कुछ शशुपंज होगा तो एक आधी सीट शायद ये क्योंकि सरकार इनकी अब बहुत जोर लगा रहे हैं जी, बाकी सीटें तो आएंगी हमारे को कांग्रेस। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर, क्या चंबावासी ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप दोबारा चंबा से इलेक्शन लड़ेंगे? ये तो उस टाइम पे देखेंगे जब वक्त आएगा, अब जैसे सही वक्त पे सही जवाब है। जी जी जी। लेकिन मैं चंबा पे के लिए हमेशा समर्पित हूँ जी। और चंबा के लोगों ने जो मुझे 15 साल आशीर्वाद दिया और अभी भी देते हैं, मैं इनकी देनदारी कभी भूल नहीं सकता। जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हैं मैं उनको अपना बुज़ुर्ग समझता हूँ, जो हमारे भाई हैं, जो यहाँ की जनता है, मैं उनको मैं बिना किसी भेद के बीजेपी कांग्रेस कम्युनिस्ट ये वो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं उनके किसी काम आ सकूँ। ये थे हर्ष महाजन जी जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। अगली बार नई शख्सियत के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।